अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 16 मार्च को भी परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 16 मार्च को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ था। तो कुल मिलाकर कल पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो धार्मिक स्थल है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इन पर जो पहले से जो जिस तरह से वहाँ पर पूजा, प्रार्थना, इबादतों की इजाज़त दी गई थी, जिसमें 5 लोग वहाँ पर जाकर अपनी धार्मिक जो रसूमात है उसको अदा कर सकते हैं, इबादतें कर सकते हैं, उसको वैसे ही क़ायम रखा गया है। सिर्फ 5 लोगों की परमिशन रहेगी और उसी के साथ जो विदर्भ से आने वाली तमाम गाड़ियों पे जो 31 मार्च तक रोक लगाई गई थी उसको भी क़ायम रखा गया है। और स्कूलों के ऊपर जो रोक लगी थी 31 मार्च तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे, उसको भी वैसे ही क़ायम रखा गया है। और नया आदेश आज 15 मार्च को परभनी के ज़िलाधिकारी साहब ने जो निकाला है, जिसमें पुणे और मुंबई और नांदेड़ और औरंगाबाद, इन 4 शहरों में जाने वाली तमाम ही प्राइवेट गाड़ियां, ट्रैवल्स और बसेस पर जाने आने के लिए रोक लगा दी गई है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर इन चारों शहरों में जाने के लिए अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, तब आपको ज़िला प्रशासन से इजाज़त लेकर जाना होगा। तो उसी के साथ आज 15 मार्च को खुद ज़िला प्रशासन में और पूरा ज़िला प्रशासन और ख़ुद परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन्होंने आज पूरे परभनी शहर का जायज़ा लिया और लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी। तो वहीं पर गांधीगिरी अंदाज में भी लोगों को गुलाब का फूल देकर मास्क लगाने की अपील लोगों से की। और वहीं पर सख्त रवैया ये भी अपनाया गया है कि अगर कल 16 मार्च को कोई भी विदाउट मास्क अगर फिरता हुआ, घूमता हुआ नज़र आएगा तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कल आप अपने घरों से जब भी निकलेंगे तब पूरी तरह से मास्क लगाए बगैर घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन ज़रूर करें। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, परभनी में आने वाले 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। परभनी ज़िले की जनता से ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण के सेक्रेटरी FK शेख साहब ने की है अपील। पूरे परभनी ज़िले की जनता के लिए एक खुशखबरी ये है कि आने वाले 10 अप्रैल को परभनी ज़िला व सत्र न्यायालय की तरफ से और परभनी विधि सेवा प्राधिकरण इनकी जानिब से 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। और इस राष्ट्रीय लोक अदालत के अध्यक्ष, विधि सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा ज़िला व सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री VV भामर्डे सर और ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री FK शेख साहब, इनकी अध्यक्षता में होने वाला है। हमारे साथ ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव है FK शेख सर, उनसे बात करते हैं। सर, 10 अप्रैल को जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है उसमें कौन कौन से प्रकरण निपटाए जा सकते हैं और जनता से, परभनी ज़िले की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? काय साहब? दिनांक 10 एप्रिल 2021 रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये आपण क्रिमिनलच्या ज्या कंपाऊंडेबल केसेस आहेत त्या ठेवणार आहोत. त्याच्यानंतर चेक बाउन्सच्या केसेस, बँकच्या रिकव्हरी केसेस, ॲक्सिडंटचे डिस्प्यूट्स, लेबरचे डिस्प्यूट्स, इलेक्ट्रिसिटी आणि वॉटर बिलाबद्दल जर आपले वाद असतील तर ते सुद्धा आपण ठेवणार आहोत. त्याच्यामध्ये वैवाहिक प्रकरणामध्ये जर वाद असेल तर ते सुद्धा आपण ठेवणार आहोत. तरी मी परभणी जिल्ह्यातील सर्व जनतेला असे आवाहन करतो की दिनांक 10 एप्रिल 2021 रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त केसेसचा निपटारा करावा व राष्ट्रीय लोक अदालतीचा फायदा घ्यावा. तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून मी सर्व पक्षकारांना असं सांगू इच्छितो की लोक अदालतीचे आयोजन दिनांक 10 एप्रिल रोजी सकाळी 10:30 ते संध्याकाळी 6 वाजेच्या दरम्यान करण्यात आलेले आहे. याच्यामध्ये आम्ही पक्षकारांना फूड पॅकेट्सची सोय केलेली आहे आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे सर्व नॉर्म्स पाळून आम्ही ही लोक अदालत घेऊ. याच्यामध्ये आपल्या पैशाची बचत होऊ शकते, वेळेची बचत होऊ शकते आणि मागच्या लोक अदालतमध्ये आम्ही 721
प्रकरणे काढलेली आहेत आणि कोट्यावधी रुपये वसूल केलेले आहेत. त्याच्यामुळे माझी पुन्हा एकदा परभणीच्या जनतेला विनंती आहे की लोक न्यायालयाचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा. आपण जर आपले प्रकरण दिनांक 10 एप्रिल 2021 रोजी होणाऱ्या लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यास इच्छुक असाल तर जिल्हा न्यायालयामार्फत आपल्याला कोणताही शुल्क लावण्यात येणार नाही. आपल्याला त्या दिवशी आपल्या प्रकरणाचा मोफत निपटारा केला जाईल. त्यामुळे मी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत अध्यक्षांच्या वतीनं व माझ्या वतीनं सर्व जनतेला अशी विनंती करतो की जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा आपण येणाऱ्या लोक अदालतीमध्ये करावा. धन्यवाद. आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर आज पर साबिका शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग करने के निवेदन देश के गृह मंत्री अमित शाह को परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनके माध्यम से दिया गया। आज ज़िलाधिकारी को निवेदन दिया गया जिसमें मांग की गई कि वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसे तुरंत गिरफ़्तार किया जाए। ऐसी मांग परभनी ज़िले के तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत बोर्ड के परभनी ज़िला अध्यक्ष मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब, इन्होंने भी एक निवेदन दिया। तो उन्हीं के साथ में परभनी MIM के ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब, इन्होंने अपनी पार्टी की जानिब से भी ये मांग की, उन्होंने एक निवेदन दिया। तो उन्हीं के साथ में सारथी सेवा भावी संस्था के बशीर अहमद, नज़ीर अहमद, इन्होंने अपनी संस्था के लेटर हेड पर ये मांग की। तो वहीं आपको बता दें कि आज के इस ज़िलाधिकारी साहब को निवेदन देते वक्त जो हजरात मौजूद थे उनमें एडवोकेट अफजल बेग साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में अब्दुल्ला राज साहब, इस्माइल शेख जो टीपू सुल्तान सेवा भावी संस्था के अध्यक्ष है, तो उन्हीं के साथ में उबैदुर रहमान, डॉक्टर अनीफ़ खान साहब MIM के खदीर भाई, अहमद अली जो यूथ आइकॉन संस्था के अध्यक्ष है, और इनके साथ में तमाम ही कौम व मिल्लत के हजरात मौजूद थे। आज परभनी जिला अधिकारी के ऑफिस में कलेक्टर साहब को तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत बोर्ड जो महाराष्ट्र में स्थापना हुई है, जिसकी ब्रांच परभनी में है, और इस ब्रांच के ज़िम्मेदार होने के नाते मैं मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी और हमारे पूरे साथियों ने मिलकर, और लीगल हमारे जो ज़िम्मेदार हैं जनाब एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब, इनके नेतृत्व में ये मेमोरेंडम आज हमने कलेक्टर साहब को दिया है। और इस मेमोरेंडम में ये बात हमने खुल के बताई है कि बहुत अफसोस की बात है कि भारतवर्ष में जहाँ प्रेम और मोहब्बत से रहने का एक परंपरा है पिछले 5000 साल से, उस परंपरा को उद्ध्वस्त करने के लिए, कंडेम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वक्त पर कुछ साजिशें सर उभारती है और वो लोगों के प्यार मोहब्बत में भंग करने का एक षड्यंत्र करती है। इसी तरह का एक काम वसीम रिजवी नामक का इसम ने किया है, जिसको एक मानुस बोलना भी मानुस की को शर्म आ रही है कि उसने अल्लाह के पवित्र ग्रंथ यानी कुरान के 26 आयतों पर रिमार्क करने और उसे कुरान से डिलीट करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। हम उसके इस याचिका के दाखिल करने से बहुत निराशा हमको हुई है। पूरे भारत के न सिर्फ मुसलमानों को इससे दिल दुखा है, बल्कि सारे मानव जाति के लोगों का दिल इससे दुखा है। हम अपने इस निवेदन से ये अनुरोध करते हैं हुकूमत को कि ऐसे षड्यंत्र करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जो भारत में किसी एक समुदाय को, ख़ास तौर से अल्लाह के उतारे हुए कलाम को जिस तरह से उसने गलत टीका की है और निकालने की बात की है, ये इंसान कभी सोच नहीं सकता। अल्लाह का कलाम है, वो अल्लाह के कलाम में इंसान में कोई तब्दीली करने की ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, वो अल्लाह का कलाम है। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये उम्मीद रखता हूँ और पूरे भारत के भारतीय नागरिक ये उम्मीद रखते हैं कि ऐसी कोई याचिका दाखिल की जाती है तो
सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि इसको सिरे से खारिज कर दे, कि ये खारिज करने से ही सही मानों में भारत की छवि जो दुनिया की नज़र में है वो साबित होगी। और न सिर्फ ये कि ये याचिका खारिज करे, बल्कि ऐसे मानव के खिलाफ बाकायदा सज़ा दे सुप्रीम कोर्ट, ताकि दूसरी बार कोई जो धार्मिक भावनाएं दुखाने की हरकत कर रहा है उसको कम से कम रुकावट आएगी, आड़ा बैठेगा और ऐसी कोई फिर दूसरी साजिश नहीं कर सकेगा। मैं वसीम रिजवी के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि इसने जो कुछ भी इतना बड़ा अपराध किया है, हमको ऐसा लगता है कि इसमें वसीम रिजवी के पीछे कोई चाल है, कोई उसके पीछे साजिश काम कर रही है। एक शिया समुदाय का आदमी सामने लाकर दूसरे समुदाय के लोगों को भिड़ाना और फिर इसमें हिंदुस्तान में, भारत में एक आपस में फिरका वाराना फसाद पैदा करना, ये उसका एक षड्यंत्र हो सकता है। मैं ऐसे इस्तेमाल होने वाले किसी भी मानव को इसके अंदर हुकूमत ने दखल देकर कौन है इसके पीछे साजिश रचने वाला, उस साजिश रचने वाले की उघड़किस होना चाहिए, पर्दा खोलना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे जितने भी मनोवादी लोग भारत के प्रेम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो पूरे भारतीय मिलकर, सारे समाज मिलकर ऐसे मनोवाद को ख़त्म करेंगे और हम अपनी एकता, अखंडता से भारत की अखंडता को बाकी रखने और प्यार मोहब्बत बढ़ाने का काम हमेशा से करते आए हैं, आज भी करेंगे। यही वजह है कि पिछले एक हफ्ते से इस कुरान के विरुद्ध में इतना बड़ा कांड करने के बावजूद भी मुसलमानों ने भारत में बहुत संयम से काम लिया, सब्र से काम लिया और मनोवाद या षड्यंत्र करने वाले चाह रहे थे कि इस तरह से दो फिरकों में, दो गुटों में आपस में मतभेद हो जाना और जंग हो जाना और आतंकवाद बहल जाना, मगर मुसलमानों ने सब्र से काम लिया और हम सब्र से काम लेंगे और हुकूमत से आस रखेंगे कि ऐसे षड्यंत्र करने वालों को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के अनुसार कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि हमारी अखंडता बाकी रहे और हिंदुस्तान को यही प्यार मोहब्बत का जो पैगाम दुनिया में हमारे देश के नाम से मशहूर है, वो हमारा पैगाम जारी व सारी रहे। धन्यवाद। आज रोजी कुल हिंद मंदिरचे इत्यादुल मुस्लिमीन या पक्षाकडून तसेच ताफुजे नामुजे रिसालत बोर्ड यांच्या मंडळाकडून जिल्हाधिकारी परभणी यांना यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री यांना एक निवेदन देण्यात आलेले आहे। त्या निवेदनामध्ये वसीम रिजवी यांनी जे याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे त्या याचिका संदर्भात त्याचा निषेध नोंदवण्यात आलेला आहे। तसेच वसीम रिजवी यांनी इस्लाम धर्माची अवमानना करून सर्व समुदायाचे धार्मिक भावना दुखवलेल्या आहे। त्याबद्दल गृहमंत्री तसेच आमचे मुख्यमंत्री यांनासुद्धा निवेदन दिलेले आहे की त्यांनी त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करावी। तसेच हा जो नामुसे रिसालत बोर्ड आहे, ताफुजे नामुसे रिसालत बोर्ड, हा बोर्ड या संदर्भात पुढे सुद्धा पाठपुरावा करणार आहे। MIM पक्षसुद्धा पाठपुरावा करणार आहे की वसीम रिजवीला आणि वसीम रिजवीसारख्या अन्य इतरत्र लोकांनी जे कोणत्याही धर्माच्या धार्मिक भावना दुखवतील त्यांचा आम्ही निषेध नोंदवू आणि त्याविरुद्ध कठोर कायदा करण्यात यावा आणि त्या कायद्यामध्ये तरतूद करण्यात यावी IPC मध्ये, असा सुद्धा आम्ही गृहमंत्र्यांना निवेदन दिलेलं आहे। आम्हाला सरकारकडून संपूर्ण आशा आहे की ते लवकरच या वसीम रिजवीला अटक करतील आणि जे त्यांनी कृत्य केलेले आहे त्याबद्दल त्याला शिक्षा देतील। वसीम रिजवी नाम के एक दलाल ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की, उसके विरोध में है। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, ये अपने मालिकों के कहने के ऊपर समाज में दूरियां पैदा करने का काम करना चाहता है। सबसे पहली बात यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक उसूल ये होता है कि दाखिल करने वाले की नीयत क्या है, क्या वो जनहित में दाखिल कर रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि रिजवी ने कुरान के बारे में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की है वो रिट पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द उसको डिसमिस कर देना चाहिए और उसके ऊपर उस पर कॉस्ट भी लगाना चाहिए, क्योंकि वसीम रिजवी पहले से ही एक आरोपी है। इसने वक्फ की जगहों पर दमन किया है, बिकाया है और ऐसा आदमी जिसके ऊपर कई तरीके के एलिगेशन लगे हो, ऐसे आदमी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करने के लिए वो सक्षम नहीं होता है।
और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की आत्मा ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना होता है कि जो व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पिटीशन लगा रहा है, क्या उस व्यक्ति की नीयत ये है कि जनता के हित में कुछ काम हो। ये आदमी पूरी तरह बदमाशी पे है और ये दलाल के रूप में काम कर रहा है। जहाँ तक कुरान का संबंध है, जब कुछ ना था तब अल्लाह था, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी अल्लाह ही रहेगा। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला ने इंसानों के वेलफेयर और अच्छाई के लिए भेजे हुए मैसेजेस है और सारे के सारे मैसेज उसका एक नुक्ता, सेमी कोलन, फुल स्टॉप, सब कुछ जैसे कि वैसा ही रहेगा, क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी उस शक्ति ने ले रखी है जिसने सारी कायनात, पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स बनाई है। कुरान की कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुरान सारे मनुष्य, पूरे इंसानों की, पूरी ह्यूमैनिटी की, पूरी मानवता की भलाई के लिए आसमान से आई हुई एक किताब है और कुरान किसी एक व्यक्ति पर नहीं उतरा है। यहाँ तक कि कुरान सुप्रीम कोर्ट पर भी ना उतरा नहीं है, बल्कि सुप्रीम पावर ने उतारे हुए वे ऑफ लाइफ, इंसान की भला, वेलफेयर, भलाई के लिए कैसा होना चाहिए, इसका पूरा डिटेल कुरान है और कुरान को कोई बदल भी नहीं सकता, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कुरान ही दुनिया की एक अकेली किताब है जो करोड़ों इंसानों को पूरी तरह रिमेंबर है, याद है। अरे कोई इससे हटके कोई किताब ऐसी धरती पर नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में इंसानों को याद है। इसलिए कुरान को बदलने का कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बदमाश, रिजवी, दलाल, एजेंट, कमीना और हरामी औलाद है, वो ये सब कर रहा है। कुरान को जो भी दिल से पढ़ा है आज तक, वो आदमी कुरान का ही हो कर रहा है, यही सच्चाई है। भाई संस्था की तरफ से जो जिलाधिकारी साहब के मार्फत एक गृह मंत्री साहब को निवेदन दिया जा रहा है, ये निश्चित आंदोलन इसलिए किया गया है कि वो सुअर के मुका वसीम रिजवी, जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की कि 26 कुरान शरीफ के अंदर जो 26 आयत है वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। कुरान शरीफ कभी किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए नहीं, कुरान शरीफ का मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत का मैसेज देता है कुरान शरीफ। और कुरान शरीफ एक बार जिसने भी पढ़ लिया वो कुरान शरीफ का होकर रहेगा। जिस तरह से ज़मीन और आसमान में कोई तरतूद नहीं हो सकता, उस तरीके से कुरान शरीफ में कोई तरतूद नहीं हो सकता और कोई सोच भी नहीं सकता। और हम इस देश के सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो जो पिटीशन जो दाखिल की है उस सुअर ने, वसीम रिजवी ने, उसको फेटाड़ दे और उसको एक्सेप्ट ना करे। ये हमारी विनती है। जय हिंद, जय भारत। सेवाभावी संस्था की तरफ से आया हूँ इस वसीम रिजवी के निषेध के लिए। वसीम रिजवी अगर इतना कुरान जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मुकम्मल कुरान की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ही ने लिया है। तो आपके PIL दाखिल करने से कभी कुरान में चेंज आ नहीं सकता। दूसरी बात, आपको शिया वक्फ बोर्ड, शिया वालों ने भी आपको अपोज़ किए हैं, सुन्नी वालों ने भी अपोज़ किए हैं, तो आप हो किसके दलाल? आप दलाल किसके हो? तो आप जो दलाली कर रहे हो गवर्नमेंट किसकी कर रहे हो हमको पता नहीं है, मगर ऐसी जो दलाली कर रहे हैं जिसकी वजह से दो कौमों में इंतशार पैदा हो रहा है। ये जो दलाली करते हैं लोग, कुछ लोग, जिसकी वजह से दो कौमों में इंतशार पैदा होता है, लड़ाई का माहौल बनता है, वैसी दलाली करना बंद करो वसीम रिजवी साहब। और आपको मालूम है ये बात कि 21 आयत क्या, एक नुक्ता भी आप कुरान शरीफ का हिला नहीं सकते, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ही ली है। आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, आपको बहुत पता है हर चीज़ के बारे में। तो आपको क्या ये समझ नहीं आया कि 21 PIL दाखिल करने से पहले कि भाई आप 26 आयत करो या 21 आयत करो, कोई भी आयत करो, कि आपको ये समझ नहीं आया कि इससे कुछ होने वाला नहीं है? ये दलाली बंद करो, देश का माहौल ख़राब करना बंद करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो भाई संस्था ने जिला अधिकारी को एक निवेदन दिया है। वो खंजीर लखनऊ का रहने वाला हरामखोर वसीम रिजवी, जो हमारे धार्मिक किताब के बारे में हमेशा अपशब्द का इस्तेमाल करता है और कहता है कि हमारे मदरसों में भी कि गलत काम किए जाते हैं, तो वो हरामखोर का निषेध करने के लिए आए हैं हम। वसीम रिजवी मुर्दाबाद। इस सुप्रीम कोर्ट से ये अपील है कि इस PIL को जल्द से जल्द बेंच पर लेकर खारिज कर दिया जाए और इसके ऊपर
केस करा, इसके ऊपर केस डाला जाए, इसके तरफ से, लोगों की तरफ से और हम सब की तरफ से इसके ऊपर केस डाला जाएगा, जिसके बाद उसकी सुनवाई हो। ऐसे दलालों की वजह से देश का माहौल बिगड़ रहा है। आप किसके दलाल हो, आरएसएस के हो या गवर्नमेंट के हो, ये पता नहीं हमको, बट आप दलाल हो ये हमको समझ आ रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को हम सुप्रीम कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को पकड़े और उनके ऊपर केस दाखिल करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ वसीम रिजवी को अटक कीजिए इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि उसे धारा 153A 295A के तहत अटक कीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि कुरान का एक लफ्ज़ क्या क़यामत तो आ सकती है, कुरान का एक ज़ेर और ज़बर भी बदल नहीं सकता। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ने जो कुरान को उतारा है वो इसलिए उतारा है कि ये अल्लाह का क़ानून है, ये किसी मुल्क का संविधान नहीं है कि जिसको आप बदल दोगे, कि आप जब दिल चाहे CA NRC लाकर इस संविधान को बदल दोगे। ये अल्लाह का संविधान है। मैं इसी के तहत सरकार से गुजारिश करता हूँ, प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि वो इन पागल आवारा कुत्तों को बाहर ना छोड़े, जिससे तकलीफ़ पहुँचती है, इन्हें जल्द से जल्द अटक किया जाए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर परभनी शहर की मशहूर सियासी व समाजी शख्सियत इमदादुल्लाह बेग साहब का आज 82 साल की उम्र में 15 मार्च को सुबह मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम लीग के सीनियर नेता और जब परभनी में नगर पालिका थी उस वक्त वो एक मरतबा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, 3 मरतबा नगर सेवक भी चुने गए थे। 1974 में पहली बार नगर सेवक के लिए चुने गए थे। मरहूम इमदादुल्लाह बेग साहब के इंतकाल के बाद उनके अहल खाना में उनकी बीवी, एक लड़का और एक लड़की, ऐसा उनका परिवार है। अल्लाह ताला मरहूम के अहल खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए और मरहूम इमदादुल्लाह बेग साहब को अपनी जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो अब तक पूरे परभनी ज़िले में जिन लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे उनकी तादाद 1,42,713 बताई जा रही है। ये कुल तादाद है जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर अब तक 1,42,713 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस की कितनी निशानियां, अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 1,32,713 बताई जा रही है। और पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 9,420 बताई जा रही है। और इनमें से जो लोग डिस्चार्ज हुए हैं, पूरी तरह से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 8,624 बताई जा रही है। और अगर मरने वाले पेशेंट की बात की जाए तो कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवाने वालों की तादाद पूरे परभनी ज़िले में अब तक 345 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक पूरे परभनी ज़िले में 345 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो अब भी परभनी के कोविड हॉस्पिटल में जो ITI के अंदर है, आज 15 मार्च को भी 451 पेशेंट कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 15 मार्च के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी रिकॉर्ड ब्रेक पेशेंट कोरोना के सामने आए हैं। 147 पेशेंट आज 15 मार्च को पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। तो वहीं पर आज डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद 25 बताई जा रही है। 25 पेशेंट जो परभनी में अपना इलाज ले रहे थे उनको डिस्चार्ज दिया गया है। ये लोग पूरी तरह से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। और आज 15 मार्च को 2 पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से होने की बात बताई गई है। ऐसी प्रेस नोट परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से प्रेस नोट के ज़रिए ये मालूमात दी गई है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी, इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल
परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।